सो हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी, आई टेक योर पॉलिटी क्लासेस। सो पॉलिटी में वी आर डीलिंग विद द चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड 2 लेक्चर्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कंपनी रूल, दैट इज़ अ पीरियड फ्रॉम 1773 टू 1858, जहाँ पे कंपनी हमारे रूल किया करती थी। ब्रिटिशर्स जो रूल करते थे वाया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हम पे रूल करते थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई शुरुआत में सिर्फ बिजनेस करनी थी, लेकिन ग्रेजुअली उनकी फुटिंग स्ट्रांग हो गई और वो हमें एडमिनिस्टर और रूल भी करने लगे। फिर हमने करा अप टिल नाउ 1858 के बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा 1858, जब कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया, देन टू अ पीरियड ऑफ 1947 जिसको बोला जाता है क्राउन रूल। हमने उसमें 1909 मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स तक कवर कर लिया था। आज से हम पढ़ेंगे 1919 अप फ्रॉम 1919 एक्ट, इसके आगे क्या क्या है इसको हम जिक्र करेंगे, अप टू द पीरियड ऑफ 1947 क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आज जो पढ़ना है हमारे को दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लास्ट हमने पढ़ा था 1909, ये याद रखना है। 1909 को बोलते हैं मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और ये जो 1919 है, इनका नाम और भी आप बोल सकते हैं, इसके पर्यायवाची है, जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें इस तरीके के नाम क्यों होते थे? क्योंकि ये जो पहला बंदा होता था मॉन्टेग्यू, ये 2 जनों के नाम है, ये 2 जनों के एक्ट पे नाम है। अब जैसा आपको पता है, हम यहाँ पे 2 पोजीशन बना चुके थे अभी तक। एक वाइसरॉय की पोजीशन, जो गवर्नर जनरल पहले हुआ करता था भारत का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको अब हमने क्या बना दिया था? वाइसरॉय बना दिया था। और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस हमने बना दिया था इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर होता था। तो उन्हीं के बेसिस पे जनरली ये नाम दिए जाते थे। जैसे मोल्ले मिंटो की अगर बात करेंगे, तो जो पहला पर्सन था लॉर्ड मोल्ले, ये होते थे एसओएस यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये होते थे मिंटो। एसओएस इज बेसिकली इमरजेंसी, तो पहले आप इमरजेंसी को याद रखेंगे, और फिर वाइसरॉय, जो सेकंड आदमी होता था उसको क्या होता था? वो जनरली वाइसरॉय हुआ करता था। ठीक है, सिमिलरली जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करूंगा, तो मॉन्टेग्यू वुड बी दी एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड चेम्सफोर्ड वुड बी दी वाइसरॉय। ये आपके वाइसरॉय थे इस टाइम। तो 1919 में आपके वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड। आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए हु वाज द वाइसरॉय 1919, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइसरॉय वाज दी चेम्सफोर्ड। ठीक है, और मॉन्टेग्यू आपके क्या थे? एसओएस आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो अब आते हैं अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अभी तक हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में कम्युनल हेटरेट के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट भी आ चुकी थी। हिंदू मुस्लिम के सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट हो गए थे। बंगाल भंग हो चुका था 1905 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 85 में सेटअप हो चुकी थी, तो लीगल बैटल भी चालू हो गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हैं, अभी तक ये हो चुके थे। मुस्लिम लीग भी फॉर्म हो गई थी 1906 में अंडर दी गाइडेंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। तो ब्रिटिशर्स को लीगल फ्रेमवर्क से लड़ना भी चालू हो चुका था। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बैकग्राउंड पे थोड़ी नजर डालते हैं कि इनको क्या जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाना पड़ा। वैसे तो इनको रिव्यू करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एवरी नाउ एंड देन इनको नए एक्ट लाने पड़ते थे, बट स्टिल 1919 का स्पेसिफिकली क्या कारण है, मेन कारण क्या है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया? तो इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 केम टू एंड। जो पहली वर्ल्ड वॉर थी 1914 से लेकर 1918 के समय में, उसका अंत हो गया था, और उसमें ब्रिटिश एंड अलाइज वन दी वर्ल्ड वॉर, वो जीते। लेकिन इससे क्या हुआ? जीते तो सभी ब्रिटिशर्स, लेकिन इनके रिसोर्सेज काफ़ी खत्म हो गए। क्योंकि अब लड़ाई होती है तो आपको भी पता है कि लड़ाई में दोनों साइड का नुकसान होता है, बी दी विनिंग साइड और बी दी लूजिंग साइड। आपके रिसोर्सेज आपके भी खत्म होंगे, हाँ उस मात्रा में नहीं होंगे, उतनी मैन पावर आपकी नष्ट नहीं होगी, उतने आपके लॉसेज नहीं होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे लॉसेज तो आपको भी होते ही हैं। तो वर्ल्ड वॉर जैसी इतनी बड़ी जब इवेंट होती है, तो एक कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से डिप्लीट होने की स्थिति में हो जाते हैं। इसलिए हम आज की तारीख में आप देखेंगे जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है, इट कैन गो टू वर्ल्ड वॉर वाली बातें हुई, या अभी नए जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू अवॉइड। क्योंकि वर्ल्ड वॉर अगर हो गई तो आप मान के चलिए कि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, तो हम वैसे ही 50 साल पीछे चल जाएंगे। क्लियर है? तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर कम हुई, वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई 1918 में, तो ब्रिटिशर्स के रिसोर्सेज खत्म होने लग गए थे। तो अब रूल करना, राजा बनना, रहना, राजा मतलब आप अपने देश में हो, ब्रिटिश में हो, तो ठीक है आप मैनेज कर सकते हो, बट 7 समुंदर दूध आप हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे हो, तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि अब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपकी मैन पावर खत्म हो गई है, लोग रिवोल्ट करने लग गए, काफ़ी सारी कंट्रीज आपके अगेंस्ट है, तो बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है। क्लियर है? तो इट इज़ नॉट ईजी टू रूल एनी कंट्री।
तो अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, अब ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि यार हम वीक तो पहले ही हो रहे हैं, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि इंक्लूड इंडियंस। अब हमारे को हमारी जो भी राज है, जो हम भारत देश पे राज कर रहे हैं, तो उस राज में हमें हिंदुस्तानी भी मिलाने पड़ेंगे। भले ही वो हिंदुस्तानी ज़मींदार हो, यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटेटिव हो, म्यूनसिपैलिटीज़ के बड़े बड़े रसूखदार लोग हों, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडियंस को तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा लॉ मेकिंग और हमारे लेजिस्लेशन में, तभी जाके ये काम चलेगा, तभी हम उस कंट्री पे रूल कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमारे को इंडिया से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्लियर है बात? एक तो सबसे बड़ा कारण ये था। फिर हमारे देश के सुपरस्टार महात्मा गांधी, ठीक है, दी ऑल टाइम सुपरस्टार महात्मा गांधी, जो आज भी हमारे सुपरस्टार है, हमारे नोटों पे इन्हीं की शक्ल छपी हुई है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आज भी है। ही वॉज इन टर्म्स रियली अ सुपरस्टार, जो हमारे देश में आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हालांकि ये हमारे देश के ही थे, पैदा हमारे देश में हुए थे, बट ये जब आए 1915 के आसपास, तो ये साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में ही वॉज अ लॉयर। अब क्या, मैंने आपको बताया था लास्ट भी कि अब हमारे यहाँ पे एजुकेशन लीगल फ्रेमवर्क बढ़ने लग गया था, तो हर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग बन रहे थे, जो कि लीगली बैटल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे 1915 तक। वहाँ पे एक वेल्दी इंडियन फैमिली थी, आई सपोज कोई गुजराती फैमिली थी, जनरली गुजराती ही वेल्दी होते हैं, तो वेल्दी फैमिली थी। तो वहाँ पे ये उनके लीगल अफेयर्स मैनेज करते थे। मेन इनका जो काम था वो वहाँ के लीगल अफेयर्स मैनेज करते थे। हालांकि इसके साथ साथ क्योंकि इनको अन्याय पसंद नहीं था और इनके साथ भी कुछ अन्याय वाली हरकतें साउथ अफ्रीका में हुई थी, तो इसके खिलाफ इन्होंने एक प्रोटेस्ट चालू करा, और वो प्रोटेस्ट बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, वाइट वर्सेस ब्राउन एंड ब्लैक। ठीक है, तो ब्राउन एंड ब्लैक के खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेज़ों ने हमेशा किया है। गोरों को ऊपर माना है, ब्राउन और ब्लैक को थोड़ा नीचे माना है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था, और ये डिस्क्रिमिनेशन इनके लिए सहने लायक नहीं था। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट लगाया, प्रोटेस्ट करा ब्रिटिशर्स के लिए, और इनको जीत भी हासिल हुई उस प्रोटेस्ट में। मतलब ये ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट विन हुए, इससे इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। ये ब्रिटिशर्स जैसी इतनी बड़ी फोर्स के अगेंस्ट अगर इन्होंने फाइट करी, तो उसको उनका निष्कर्ष इनके फेवर में ही आया। तो महात्मा गांधी वॉज अ कॉन्फिडेंट मैन और इंडियन था, तो ये इंडिया अपनी कंट्री में भी आ गए वापस कि यार मेरे को अब मेरे भारत देश के लिए भी कुछ करना है। मेरा भारत देश में भी एक अलग टाइप की स्लेवरी या हमारे यहाँ पे राज इस तरीके चल रहा है, हमारे इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये केम बैक टू इंडिया, और इंडिया आने के बाद इनका जाने का मन नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि भाई मैं इनके लिए भी लड़ाई करूंगा। कॉन्फिडेंस इनमें था ही, एक लड़ाई पहले ही हरा चुके थे, एक लीगल बैटल ये जीत चुके थे, अब ये भारत देश में है। इसलिए साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी इज अ वेरी पॉपुलर फिगर। आपको साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी की पूजा तक होती है। इवन जो नेल्सन मंडेला वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, हेड थे, आई डोंट नो अभी क्या स्थिति है, बट हाँ जो वहाँ के हेड थे नेल्सन मंडेला, ही इज़ लाइक अ फैन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बहुत ज़्यादा फैन है साउथ अफ्रीका में भी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया। आज की तारीख में साउथ अफ्रीका की टीम्स, क्रिकेट टीम्स में अगर ब्लैक खिलाड़ी खेल रहा है तो वो थैंक्स टू महात्मा गांधी और इन लोगों की वजह से ही है। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो ये एक मेन कारण था। ये भी भारत आए तो भारत को एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क मिलने लग गया अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स, कि हाँ अब लीगली हम बैटल कर सकते हैं किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। और कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड करी। अब क्या था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड, यानी सेंस कि क्या मतलब है इसका, तो अपन ने देखा कि अंग्रेज जो थे वो खुद ही लेजिस्लेचर मेंटेन करते थे, वो खुद का कानून बनाते थे। हेड जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, सारे कानून उसी लेवल पे बनते थे और वो फिर नीचे वाली प्रोविंसेस पे भी लागू किए जाते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या करा, कांग्रेस के लीडर्स और जब महात्मा गांधी आ गए तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यार अब हमारे को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। मतलब आप हमारे देश पे राज कर रहे हैं, दैट इज फाइन, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पे सालों से कोई ना कोई राज करता हुआ है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप राज करिए। लेकिन जो लोकल लेवल अफेयर्स हैं या प्रोविंशियल लेवल अफेयर्स हैं, इनको हम खुद मैनेज करेंगे। हमारी स्टेट अगर कोई प्रोविंस है, मेरे को बिहार प्रोविंस या मेरे को मद्रास प्रोविंस के लिए कोई कानून बनाना है, तो मेरी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना पाए, इतनी ऑटोनॉमी मेरे को आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ बंगाल में बैठ के कानून बनाया है, मुझे ये मानना पड़े। मुझे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, मैं खुद के कानून खुद बना सकूँ। ऊपर भले ही आप हेड हो, मैं आपसे परमिशन लेंगे, माँ बाप आप हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक अपने को हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे कि प्रोविंशियल लेवल पर हम कानून बना सकें। क्लियर है बात। इसके साथ क्या माना, इन्होंने बोला कि डिवीजन ऑफ पावर, इस तरीके से आप डिवीजन पावर करें, आपको प्रोविंसेस को अलग पावर दें और अपने सेंटर की पावर अपने रखें। साथ ही साथ एक और डिमांड थी कि बाइकैमरलिज्म लेकर आए। तो बाइकैमरलिज्म क्या है, बाइकैमरलिज्म इज द बेसिकली द एग्जिस्टेंस ऑफ टू हाउसेज। जैसे हमारे यहाँ पे भी दो हाउस है ना, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सिमिलरली उस टाइम पे बाइकैमरलिज्म नहीं हुआ करता था, तो हमने डिमांड करी कि हमें बाइकैमरलिज्म की जरूरत है, जो कि उस टाइम वेस्टमिंस्टर मॉडल, जो ब्रिटेन का एग्जिस्टेंट पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो इसी तरीके का कंसेप्ट हमने डिमांड करा कि हमारे को बाइकैमरलिज्म की आवश्यकता है।
तो ये सारे जो पहलू मैंने आपको बताया, ये बैकग्राउंड थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों लाया गया। ठीक है, फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्या हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो सबसे पहले तो क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन। अब हमारे को जैसे पता है, मैंने आपको बताया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ऑफिस इन्होंने बना रखा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस बना रखा था ब्रिटिशर्स ने, जो कि ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर होता था, जो कि ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर होता था। तो कैबिनेट मिनिस्टर होता था, इसका मतलब वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ही बैठता था, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के, ब्रिटेन के खुद के लोकल काम भी और करता था। अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया, वाइसरॉय अकाउंटेबल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, लेकिन इसके अलावा वो ब्रिटेन के काम भी करता था। तो हमारे को क्या दिक्कत थी कि भैया ये जो ब्रिटेन में कैबिनेट मिनिस्टर बैठा है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठा है, उसके पैसे आप हमारे रेवेन्यू से क्यों देते हो, हमारे इंडियन रेवेन्यू से क्यों देते हो? ये सिर्फ हमारे लिए थोड़ी काम कर रहा है, ये आपके लिए भी काम कर रहा है, और मोस्टली काम तो आपके लिए ही कर रहा है। हमारे पैसे खर्च करके आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फीड कर रहे हो, क्योंकि इनकी सैलरी और इनकी जो भी इनको अलाउंसेस मिलते थे वो इंडियन रेवेन्यू से मिलते थे। ये मैं आपको लास्ट जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 पढ़ाया था मैंने, तब मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो इनको बोला गया कि आप इंडियन रेवेन्यू से मत खर्च करें, क्योंकि ही इज नॉट अकाउंटेबल सोनली फॉर इंडियन अफेयर्स। इसको आप अपने काम भी करा रहे हो, क्योंकि अब हम लीगल फ्रेमवर्क कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, थोड़े एजुकेटेड लोग आ गए हमारे यहाँ पे, तो अब हम लड़ पाते थे ना, अब हमारे पास बातें थी करने के लिए। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने बोला, और अंग्रेज क्या चाहते थे कि भैया अब इंडियंस तो हमें लानी पड़ेगी, इंडियंस को बात माननी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल हम राज नहीं दे रहे पर इनकी बात जरूर माननी पड़ेगी, नहीं तो ये भैया हमारे को निकाल सकते हैं। तो इन्होंने एक स्पेसिफिक ऑफिस बना दिया, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। जिस तरीके से आज की तारीख में एम्बेसीज होती हैं, सिमिलरली एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर बना दिया यहाँ पे, जो कि लंदन में बताया गया, लंदन में बनाया इन्होंने ऑफिस, जो आज की तारीख में एम्बेसी की तरह काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ, अब ये सोलली, ये सिर्फ इंडियन काम के लिए बन गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडियन काम ओनली। तो अब इसमें से पैसा क्या करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं, कान घुमा के इन्होंने एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बना दिया और बोल दिया कि भाई साहब अब पैसा इनको हम इंडियन रेवेन्यू से देंगे, क्योंकि ये काम सिर्फ इंडिया का ही कर रहे हैं, ये हमारे इंग्लैंड का तो कोई काम कर नहीं रहे, तो इसलिए इनको इंडियन रेवेन्यू से देने लगे। तो ये इन्होंने चाल चली। फिर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस कमीशन, सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट करा 1926 में, सेंट्रल लेवल पे। तो जो इंडियन लेवल पे जैसे आज की तारीख में यूपीएससी है सिविल सर्वेंट्स को हायर करने के लिए, वैसे इन्होंने सीपीएससी बनाई 1926 में। सिंपल इनफ। एक्ट प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू इंडियन वुमेन। अब अभी तक जैसे क्या होता था, जो भी इलेक्शन होते थे उनमें इलेक्शन करने वाले जो लोग होते थे, जो पूल था जो कि वोट देंगे, वो बहुत ही नैरो होता था, वो बहुत ही छोटा होता था, हर कोई वोट नहीं दे सकता था। जैसे आज की तारीख में यूनिवर्सल अडल्ट सफराज है, हर कोई वोट दे सकता है, कोई भी जो भी 18 साल का आदमी हो गया, अडल्ट हुआ, वो वोट दे सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, रेस्ट्रिक्टिव फ्यू ही होते थे जो वोट दे सकते थे, उनमें कोई भी क्राइटेरिया होता था, या तो कोई अमीर है या किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना मिनिमम इतना पढ़ा लिखा है, वही वोट दे पाता था। नैरो, बहुत ही नैरो पूल ऑफ था जिसके बेस पे आप वोट देते थे, और वो जो पूल था वो जनरली अंग्रेजों के फेवर में ही होता था, तो वो अंग्रेजी लोगों को वोट देते थे, या फिर ऐसे लोगों को वोट देते थे जो कि अंग्रेजों के साथ लाइजनिंग जिनकी अच्छी हो। क्लियर है बात, क्योंकि उसी ग्रुप में से आ रहा है तो सिलेक्ट भी उसी के ग्रुप में ही होता था। लेकिन इस एक्ट के साथ क्या अच्छा हुई कि एक्सटेंशन हो गया, और अब भारतीय जो महिलाएं थी उनको भी वोट देने का अधिकार मिल गया। तो एक्ट प्रोवाइडेड राइट्स फॉर विमेन टू वोट। लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक क्या बात करी, एक ओछी बात जो ये करते हुए आए हैं, तो ये एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर सिख्स, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। इन्होंने कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1909 में। अच्छा, 1909 का जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, तो इसलिए मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म्स को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1909। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 1909 में। तो इसको इन्होंने इस वाले में क्या कर दिया, और एक्सटेंड कर दिया। अब सिर्फ मुसलमानों को नहीं, अब सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन जो कि मिक्स प्रजाति है हम दोनों की, अंग्रेजों और हमारी, तो एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इनको भी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट देने लग गए। तो कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब जहां पे इनकी जनता यही वोट देंगे और इन्हीं का कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है। इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बढ़ा दी कि प्रोविंशियल का जो बजट है वो अलग से डिक्लेयर होगा, सेंट्रल बजट का अलग से डिक्लेयर होगा। पहले तो सिर्फ क्या होता था, सेंटर गवर्नर जनरल का ही बजट वो ही रिलीज करता था और उसी के बेस पे डिसीजन लिए जाते थे। किसी प्रोविंस को पैसा देना है तो पकड़ा देते, किसी को नहीं देना है तो कम नहीं पकड़ा देते, कम देना है कम दो, ज़्यादा देना है ज़्यादा दो। इट वॉज ऑल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर जनरल। लेकिन अब क्या करा, सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को तोड़ दिया, प्रोविंशियल बजट के लिए फिक्स कर दिया कि भैया इतना इतना प्रोविंशियल बजट तो आपको देना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। इट इंट्रोड्यूस डायरची एट प्रोविंशियल लेवल। डायरची भी बोलते हैं इसको या डायरकी भी बोलते हैं, वॉट एवर प्रोनाउंसिएशन यू लाइक आप बोल सकते हैं। सो इट इंट्रोड्यूस डायरची एट प्रोविंशियल लेवल। तो डायरची में क्या किया गया, अब जैसे हमारी डिमांड क्या थी, प्रोविंशियल
ऑटोनॉमी। हम चाह रहे थे कि भैया हम हमारे कानून एट प्रोविंस लेवल, एट स्टेट लेवल हम खुद बना सकें, हम हमारे कानून खुद बना सकें। तो इन भाई साहब ने क्या करा, ये समझदार लोग थे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो में तोड़ दिया। पहले तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बोल दूंगा, ये वाली साइड थोड़ी सी आपके छिप गई है, मैं आज थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाया, एनी विच वेज मैं आपको समझा दूंगा। तो इन्होंने क्या करा, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको दो में तोड़ दिया। प्रोविंसेस किस किस बात पे पहले तो कानून बना सकती है, ठीक है। ज़्यादातर तो पहले क्या होता था, कानून कौन बनाता था, गवर्नर जनरल, सेंट्रल जो मेन हेड था हमारा गवर्नर जनरल बंगाल, उसी के कानून बनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता, अपन ने जैसे लास्ट पढ़ा था कि प्रोविंशियल बजट अलग हो गया और प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को भी कानून बनाने की असेंबली दे दी, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी और वो कानून बना सकती है। लेकिन इनमें क्या किया इन्होंने दो सब्जेक्ट कर दिए, एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। कानून आप बना सकते हो, क्योंकि डिमांड थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, तो इन्होंने रिप्लाई करा, इन्होंने बोला ठीक है भैया कानून बनाओ यार, वाजिब बात कर रहे हो आप। लेकिन इन्होंने क्या बोला, भाई हम है ना क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट को दो में तोड़ देते हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जो पे आप कानून बना सकते हो और उस पे आपको गवर्नर क्वेश्चन भी देगा। जो स्टेट का गवर्नर है उस पे कानून उसको वो जवाबदेही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आज की तारीख में रिस्पॉन्सिबल होती है ना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो सिमिलरली गवर्नर वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, आप बोलोगे यही तो हम मांग रहे थे कि हम हमारे कानून बनाएं और हमारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में इन्होंने बहुत ही कम सब्जेक्ट रखे कि हम कानून बहुत ही कम चीज़ों पे बना सकते हैं, और जो भी बना सकते हैं वो बहुत ही फर्जी टॉपिक थे, मतलब उसमें कोई खास दम नहीं था। लोकल अफेयर्स थे, उनको हम मैनेज कर सकते थे, और जितने भी मेन थे, फाइनेंस या आपकी ट्रांसपोर्टेशन या जो भी बड़े डिफेंस वाली बात थी, जो भी मेन सब्जेक्ट होते थे वो क्या कर दिए इन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट में रख दिए। उसको नाम दे दिया इन्होंने, तिलक लगा दिया रिजर्व सब्जेक्ट का। अब रिजर्व सब्जेक्ट क्या है, वॉज एट द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर, और उसके लिए वो कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जबकि ऑटोनॉमी तो कब आएगी, जब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब इन्होंने एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर तो कर दिया है, यहाँ पे जवाबदेही तो सेट कर दी, लेकिन उसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं डाले, उसमें कोई काम के सब्जेक्ट ही नहीं डाले। और यहाँ पे जितने भी काम के सब्जेक्ट डाले थे वो सारे के सारे फ्री कर दिए इन्होंने, कि गवर्नर ने कानून बना दिया तो बना दिया, कोई जबरदस्ती नहीं है कि लेजिस्लेचर आप उससे सवाल पूछो या वो आप पे रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों बनाया। सो ये क्या है, ये दिस इज फेक सेंस ऑफ पावर। हमें बता तो दिया कि हमने आपकी बात मान के वी हैव गिवन यू दिस राइट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बट इट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट, कि आपके पास कोई ज़्यादा पावर्स नहीं है, हो या ना हो, दिस इज काइंड ऑफ इक्वल, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, गवर्नर वॉज एम्पावर्ड टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नर जनरल। तो जिस तरीके से आज की तारीख में जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो स्टेट के गवर्नर थे उनको एम्पावर कर दिया कि आप फॉर द गवर्नर जनरल, जो हेड है पूरे देश का, उसके लिए आप कोई ना कोई, गवर्नर जनरल इज बेसिकली वाइस रॉय, अब की तारीख में ये वाइस रॉय हो चुके हैं, ठीक है। पता नहीं किताबों में गवर्नर जनरल क्यों दे रखा है, एनीवेज अब ये वाइस रॉय हो चुके हैं। तो वाइस रॉय से ये वाइस रॉय के लिए कोई सी भी ये बिल को रिजर्व कर सकते हैं कि इनकी परमिशन होगी जब ये बिल पास होगा, नहीं तो ये बिल पास नहीं होगा। इसके बाद जो हमारी बाइकैमरल की डिमांड थी ये भी इन्होंने मान ली। तो इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमरल, अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आज की तारीख में राज्यसभा और लोकसभा की तरह जाने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि भैया ये जो भी हम 1919 के इफेक्ट्स ला रहे हैं, इसको रेफर करने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन भेजी जाएगी जो कि इनके ऊपर विचार करेगी, जो भी यहाँ इनके ऊपर इनकी फीडबैक देखेगी, इनकी प्रोग्रेस देखेगी कि ये जो हमने लागू करे हैं पॉइंट्स, इनसे क्या क्या फ़र्क भारत देश में कर रहा है, और जो भी ऑल्टरनेट रिक्वायर्ड होंगे, जहाँ पे भी हमें बदलाव की ज़रूरत होगी तो हम वो बदलाव करेंगे। तो यहाँ पे ये शक्ल कैसे दिखा रहा है, जैसे एक जनरल नेता दिखा रहा है कि हम तो बहुत मासूम हैं, हम तो देश के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि इन्होंने दिखाया, आज भी आपको नेता ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बोला कि फेक सेंस ऑफ पावर है, डायरची इंट्रोड्यूस कर दी, कोई ऐसी पावर दी नहीं हमारे को। तो ये जो 1929 में 10 साल बाद जो कमीशन आनी थी, इसको 2 साल पहले ही बुला लिया गया, 8 साल में ही बुला लिया गया, और इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज साइमन कमीशन। साइमन जी आए, साइमन कमीशन लेके आए टू रिव्यू दी इम्प्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अच्छा, इसमें एक गवर्नर, ये आपको पॉइंट याद रखना है, साइमन कमीशन अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी 1919 के कुछ और पॉइंट्स भी हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं।
So the Governor General's overriding powers in respect of centralization legislation was retained as follows. तो गवर्नर जनरल की क्या है, कुछ ओवर राइडिंग पावर भी बना दी। अब हमारे प्रोविंसेस में गवर्नर ने जो जो लॉ बनाया, इसके ऊपर भी गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके पास यानी वाइसरॉय है, उसकी कुछ ओवर राइडिंग पावर्स हैं। क्या क्या ओवर राइडिंग पावर्स हैं? हिज प्रायर सैंक्शन वॉज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस बिल्स ऑन सर्टेन मैटर, जो कि आज भी होता है। प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है कुछ ऐसे बिल लाने के लिए, पहले बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। सिमिलरली तब गवर्नर जनरल की परमिशन या वाइसरॉय की परमिशन चाहिए थी। ही हैड वीटो पावर्स, इनके पास वीटो पावर थी, वो चाहे तो किसी भी बिल पर रोक लगा सकते थे, किसी को भी कैंसिल कर सकते थे, नलिफाई कर सकते थे। ही कुड मेक ऑर्डिनेंसेस, अगेन आज भी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस इज बेसिकली जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मौजूद नहीं होंगे, जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नहीं होंगे, जो कि पहले थे काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो मौजूद नहीं है तो वाइल दैट ड्यूरेशन, उस पीरियड में जब वो मौजूद नहीं है तो टेम्पररी लॉ के फॉर्म में ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं गवर्नर जनरल, जैसे आज की तारीख में प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। तो सिमिलरली ऑर्डिनेंसेस बना सकते थे उस टाइम, और फिर बाद में जाके व्हेन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट केम बैक टू द सेशन, तो वहां से परमिशन लेके इट कुड बी एक्सटेंडेड और इट कुड बी रिजेक्टेड एनी विच वेज। हालांकि अब अंग्रेज राज आते तो ऐसा रिजेक्ट होने वाली तो बात नहीं थी, बस जब जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इनको कानून बनाना है तो ये बीच में ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आगे, ही हैड पावर ऑफ सर्टिफाइंग बिल और गेट एनी ग्रांट रिफ्यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसने किसी भी बिल को अप्रूव कर दिया है या कोई ग्रांट इशू कर दिया कि भैया इतना पैसा इसके लिए देना है, जैसे आज भी ग्रांट इशू करते हैं ना कि भैया पैसा देना है, फंडिंग हमारे कंसोलिडेटेड फंड से हमने ये पैसा किसी भी ग्रांट के लिए दे दिया, ठीक है। तो ये अगर किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कर चुकी है या लेजिस्लेचर कर चुकी है, तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो इसको कैंसिल कर सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं, या तो आप अग्री कर सकते हैं या फिर उस पर रोक भी लगा सकते हैं कि नहीं भैया हम किसी भी प्रकार के ग्रांट व्रांट या कोई भी बिल ये पास नहीं होगा। तो मतलब गवर्नर जनरल जो था वो हेड था। तो ये आज भी सिस्टम है कि हमारे को प्रेसिडेंट को भी इतनी पावर देनी पड़ती है, ठीक है ना। यही हमारे बेस हैं, यही कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई पॉइंट कहाँ से उठाए, कोई पॉइंट कहाँ से उठाए, कोई पॉइंट कहाँ से उठाए, सारी चीजें आपको दिखेगी। आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा है, अब आपको आइडिया हो गया। तो अब आपको जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भैया इनकी पैदाइश कहाँ से हुई थी, इनके माई बाप कौन थे, कहाँ से आया ये चीज। क्लियर है? फिर आते हैं अपन साइमन कमीशन पे। तो साइमन जी आए 1927 में। मैंने आपको बोला था 10 साल के लिए रिव्यू करने, 10 साल बाद 1929 में the commission was expected to come, but due to certain protest by the Gandhijis and other leaders, और ये जो फेक सेंस ऑफ पावर थी इसके विरुद्ध जो प्रोटेस्ट चल रही थी हमारे देश में, तो साइमन कमीशन वॉज आस्क्ड टू कम 2 years earlier, 2 साल पहले ही इनको बुला लिया 1927 में। और इसमें क्या हुआ, अब क्योंकि भारतीयों ने इतना विरोध करा तो ये कमीशन तो बुला ली गई, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे फिरंगी है। 7 मेंबर की कमीशन थी, कमेटी बनी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। जॉन साइमन इनका नाम था, दिस कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो जॉन साइमन इनका नाम था, जिसके नाम पे जिसके साथ 6 और अंग्रेज आए, फिरंगी लोग आए, और वो रिव्यू कर रहे थे 1919 के जो भी प्रोग्रेस हुई है, 1919 के जो भी इम्प्लीकेशन रेपरकशंस थे उनको। तो ये देख के क्या हुआ, यहाँ पे हमारे अंग्रेज, हमारे जो भारतीय भाई थे वो सब दुखी हो गए। उन्होंने बोला यार तुम हमारी पॉलिसीज को रिव्यू करने आए हो, हमारे इम्प्लीकेशंस को रिव्यू करने आए हो, एक 7 जनों की कमेटी लेके आए हो, उसमें सारे के सारे अंग्रेज ही लाए हो, सारे के सारे फिरंगी लाए हो, एक आध तो हिंदुस्तानी भी पटक देते हो उसमें कि हमारा जो व्यू है, हमारा जो मत है वो तो ले लो कम से कम। आप तो सारे के सारे अंग्रेज हो और रिव्यू भी आप अंग्रेजों की पॉलिसी करने आए हो, तो कैसे आप अगेंस्ट होगे, कैसे आप इम्पार्शल होगे, कैसे आप ऑनेस्ट होगे, हम इसको डाउट करते हैं। तो क्या हुआ, भारतीयों ने वापस प्रोटेस्ट और काफ़ी सारी विद्रोह चालू कर दिए। और इसमें एक फेमस इंसिडेंट हुआ, ये साइमन गो बैक, ऐसे नारे लगते थे, ऐसे बहुत रोड पे बहुत सारे नेता लोग एक जमघट करके साइमन गो बैक का इन्होंने विरोध किया। और इस विरोध में लाला लाजपत राय की देहांत हो गया, क्योंकि उनको लाठी चार्ज कराया गया और लाठी चार्ज में उनको लाठियां पड़ी और वो फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे एजिटेशन और बढ़ गई, इससे भारतीय विद्रोह और बढ़ गया, ठीक है। और काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे यहाँ पे थी, मुस्लिम लीग थी, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, या जो छोटी मोटी पार्टीज उस टाइम फॉर्म हो रही थी, उन सब ने इसका विरोध बहुत ही उच्च स्तर पे इसका विरोध किया। हालांकि कुछ रिकमेंडेशन थी, जो रिकमेंडेशन साइमन कमीशन लेके आई थी, उस पर अगर हम गौर डाले तो उसमें क्या था, अबॉलिशन ऑफ डायरची। तो जो डायरची जो फेक सेंस ऑफ पावर थी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, उसको अबॉलिश करने की बात इन्होंने मान ली कि बोले नहीं यार ये गलत ही है, इसको अपन हटा देते हैं, ये यहाँ पे नहीं चलने देंगे, अब कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि अब हिंदुस्तानियों की बात माननी थी तो इनको जग मरा के थोड़ा बहुत तो इनको मानना था, भले ही अपनी बात, अपनी टांग ऊपर रखनी थी, बट इनको हिंदुस्तानियों को इन्वॉल्व करना था, क्योंकि
वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो चुके थे, भारत को इनको लूज़ नहीं करना था, एक अच्छी खासी पैसे की खान थी, वो इनको नहीं जाने देनी थी। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट थी उनको और रिस्पॉन्सिबल बना दिया इन्होंने, अकाउंटेबल बना दिया, जो ये चाह रहे थे, जो हमारी डिमांड थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, तो हर कोई सवाल पूछ सकता है, हम खुद के कानून बना सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन्होंने बना दी। हालांकि कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इस बात को इन्होंने नहीं हटाया क्योंकि इनको पता था कि भारत पे राज करने का ये एक हमारे पास एकदम कुंजी है, ये की है, की टू रूल ऑन इंडिया। कम्युनल इलेक्टोरेट, जो इनके अंदर भेदभाव हैं, इन लोगों के अंदर भेदभाव हैं, उसको चिंगारी टाइम टू टाइम देते रहो, ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें हमारे ऊपर राज बनाए रखना है। क्लियर है? सो दिस वॉज साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या हुई? साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ। पहले तो 1919 में साइमन कमीशन आई, उसका विरोध हुआ, फिर साइमन कमीशन ने जो काम किया उसका भी विरोध चल रहा था। क्लियर है? तो क्या हुआ, अब साइमन कमीशन अग्री नहीं हुई, तो इधर अंग्रेजों ने बोला ठीक है सर, आपको नहीं समझ में आ रही तो आप एक काम करो, आप अपनी एक रिपोर्ट बनाओ, आप अपनी एक रिपोर्ट बनाओ, जिसको नाम दिया नेहरू रिपोर्ट, जिसको नाम दिया नेहरू रिपोर्ट। अभी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे नहीं है, ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के नाम पे है। तो इनको बोला, क्योंकि हमने एक्सेप्ट नहीं करी साइमन कमीशन, हमारे को चेंजेस चाहिए थे उसके अंदर भी, तो इन्होंने हमारे को, हमारे लीडर्स को बोला कि सर आप एक काम करो, आप लोग में आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग अपनी रिकमेंडेशन की एक रिपोर्ट बनाओ, नेहरू रिपोर्ट, मतलब आप रिपोर्ट बनाओ जिसको नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट, फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये बात हमारे मंत्रियों को समझ आई और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसको नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1930 से 1932 के पीरियड में लंदन में, जहां पे नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन, नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन और जॉइंट कमिटीज की रिकमेंडेशन को एनालिसिस किया गया, उस पर डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, और फिर फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाया। कहीं वो झुके, कहीं हम झुके, कहीं उन्होंने मानी, कहीं हमने मानी, ये कहानी चली, और फिर हम लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन ऑल दी एक्ट्स वी हैव स्टडीड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्योंकि सबसे पहले तो दिस वाज ऑलमोस्ट द लास्ट एक्ट, क्योंकि इसके बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था तो वो तो इंडिपेंडेंस के लिए आया था। दिस वाज द लास्ट एक्ट गवर्निंग इंडिया, ये रूल करने का एक्ट था और बहुत ही बड़ा एक्ट था। ये एक्ट भी बहुत बड़ा था, जिससे आज की तारीख में हमारा 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि फ्रॉम वेयर द मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो उसको आप क्या बोलोगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसी से हमने काफी कुछ कॉपी किया है हमारे देश में। कॉपी क्यों किया है? क्योंकि सक्सेसफुल था। कई लोग हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्टेड है, बट कॉपी पेस्टेड नहीं है। कॉपी वही चीज को किया है जो सक्सेसफुल है, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो दुनिया में सक्सेसफुल हो चुका है, जो चीज़ सक्सेसफुल हुई है, हमारी डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ कॉपीड थिंग ना। डेमोक्रेसी कोई किसी के दिमाग में थोड़ी आई थी, कहीं पर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल थी, अमेरिका में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल थी, तो उसी को हमने कॉपी किया है। ठीक है ना, कॉपी जो चीज़ सक्सेसफुल है, जिससे लोगों को सुख पहुंचा है, तो उसे ही हमें कॉपी करना है। तो सिमिलरली हमने 60% कॉपी कर लिया, क्योंकि इससे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे भारत देश में लागू करनी थी, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। क्लियर है बात? चलो, तो क्या थी, अब इसका बैकग्राउंड इसका भी समझ लेते हैं कि उसकी 1935 लाने की कहाँ जरूरत हुई। तो 1935 लाने की जरूरत हुई ग्रोइंग डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा तेज मांगने लग गए, लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए, क्योंकि अब लोग समझदार होते जा रहे थे, पीरियड बढ़ता जा रहा ना, पढ़ाई लिखाई बढ़ती जा रही है, 1935 तक पहुँच गए। एक लॉट पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सारा लॉट पढ़ा लिखा है, और बहुत सारों की पहुँच है। हर एरिया के अपने अपने समझदार लोग आए, वो जुड़े, उन्होंने अपने एरिया में मैसेज पहुँचाया, अपने इलाकों कस्बों में मैसेज पहुँचाया। तो ये सब चलता जा रहा है हमारे देश में। तो ग्रोइंग डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन में बेहतरी की, जो ये इनके एक्ट आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है? बेहतरी। इनके जो एक्ट आ रहे हैं उनमें बेहतर हो, ये डिमांड चल रही थी बाय दी इंडियन लीडर्स, ये चल रहा था हमारे देश में। ठीक है, फिर उसके बेस पे हमने एक्ट निकाला। मैंने आपको जैसे बताया कि साइमन कमीशन रिपोर्ट, रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जो एनालिसिस हुआ, इसके अलावा जॉइंट कमेटी रिपोर्ट को एनालिसिस करके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाए। ठीक है ना, ये रिफॉर्म्स की वजह से हमें ये सब रिव्यू करना पड़ा, और फाइनली जाके फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाए। बैकग्राउंड समझ में आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। अब आता है जीओ एक्ट 1935 के फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहला तो इट इज द लॉन्गेस्ट एक्ट इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम। सबसे बड़ा एक्ट था आज तक का, आज तक मतलब देन 1935 तक का, जिसके ऊपर बहुत सारे पन्नों में था, ये बहुत सारा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था इसमें,
और इसी से हमने आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारा भाग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज टोटली डिपेंडेंट और टोटली टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या मुख्य बातें थी इस एक्ट की? सो दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया, इसने इंडिया और बर्मा को अलग कर दिया। तो हमारा एक पार्ट हुआ करता था बर्मा, विच वॉज नॉट आर पार्ट ओरिजिनली, बर्मा म्यांमार जिसको आज बोलते हैं, कई लोग इसे अखंड भारत का पार्ट मानते हैं, बट ये नहीं था कभी भी भारत का पार्ट। दिस वॉज इनकलकेटेड इन इंडिया विद बाय द ब्रिटिशर्स ओनली। ब्रिटिश राज के टाइम पे इसे इंडिया का भाग बनाया था, क्योंकि कॉमन रूल था ब्रिटिशर्स का यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, तो उन्होंने इंडिया का एक पार्ट बना दिया था। हालांकि वाइल गोइंग बैक या 1935 तक इन्होंने क्या करा, बर्मा को सेपरेट कर दिया और इंडिया में 2 नई प्रोविंसेस बना दी, दैट इज सिंध एंड ओडिशा। तो अब मिला के हमारे यहाँ पे अभी तक 11 प्रोविंसेस हो गई करीब करीब। इस टाइम तक हमारे यहाँ पे 11 प्रोविंसेस हो गई। जब हमने चालू किया था तो वी हैड बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, 3 प्रोविंसेस। अब 11 हो चुकी हैं, आगरा बन गई, NWFP बन गई, सिंध हो गई, ओडिशा हो गई, ऐसे कुछ कुछ प्रोविंसेस और बन गई। तो टोटल हमारी 11 प्रोविंसेस हो चुकी थी। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या करा था, एक चीज प्रपोज करी थी आफ्टर दिस मच ऑफ सोशल रिफॉर्म्स डिमांड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कि यार अब हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हैं, हम सोशल रिफॉर्म तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे को पहले एक स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना कि किस किस एरिया पे ये लागू होगा या इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि जैसा आपको पता है या नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, भारत कभी भी भारत था नहीं, वहाँ पे अलग अलग राजे रजवाड़े थे, ठीक है ना। ऐसा पूरा एक नक्शा नहीं था कि ये भारत देश है, ठीक है ना। वहाँ पे अलग अलग राजा थे, पहले कोई दूसरे राजा थे, फिर दूसरे राजा आए, फिर मौर्य आए, फिर गुप्ता आए, या जो भी इनकी क्रोनोलॉजी थी। मैं ज़्यादा हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो उसके बाद आपके मुगल्स आए, फिर आपके ब्रिटिशर्स आए। तो सबके अलग अलग रूलिंग एरियाज थे, सबके अलग अलग रूलिंग एरिया थे। तो अब ये चाह रहे थे कि हम एक देश का एक कंसेप्ट तो बनाएं कि ये एरिया है जहाँ पे ब्रिटिश राज होगा और फिर उनकी प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। तो एक फेडरेशन बनाते हैं हम, एक फेडरेशन बनाते हैं। तब तक फेडरेशन हमारे यूएसए में पॉपुलर हो गया था, एक फेडरेशन बन चुकी थी। वहाँ पे 13 स्टेट मिलके एक फेडरेशन बनाई थी और इस दरमियान तक और भी स्टेट उनके साथ जुड़ गई थी। तो एक कंट्री वाला कंसेप्ट यहाँ पे जग चुका था। तो हमें भी एक कंट्री, एक फेडरेशन बनानी थी। तो फेडरेशन वॉज टू कंसिस्ट ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिशर्स का जहाँ पे राज है एक तो वो, और इसके अलावा जो राजे रजवाड़े। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं बोला जाता था। दे वर एंटाइटल्ड और दे वर इनटू अ सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द ब्रिटिशर्स, जिसको बोलते थे अग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी। क्या बोला जाता था? अग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी। अग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अग्रीमेंट ऑफ सुजरेनिटी में क्या था? इन दिस प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री इनफ टू मेंटेन देयर इंटरनल अफेयर्स। जो प्रिंसली स्टेट थे वो अपने अंदर के जो भी चीज़ें थी वो मैनेज कर सकते थे। अपने जो भी इलाके थे वहाँ पे वो राजा बन के रहते थे। वो वहाँ पे स्लेवरी कर रहे हैं, स्लेवरी कराओ। आपको काम कराना है, काम कराओ। ज़मींदारी करनी है, ज़मींदारी करो। आपको टैक्स कलेक्ट करना है, आप टैक्स कलेक्ट करो। आपको सज़ा देनी है, आपको माफ़ करना है, दैट इज़ टोटली योर अफेयर, ठीक है ना। वो राजा वहाँ के उस एरिया के राजा ही रहेंगे। लेकिन इनकी जो आउटर बाउंड्रीज होती थी, जो इनका एरिया था, उसके बाहर की जो इनकी बाउंड्रीज होती थी, उनको प्रोटेक्ट करती थी हमारी ब्रिटिश कंट्री, ठीक है। ब्रिटिश रूल उनको प्रोटेक्ट करता था, ब्रिटिश रूल। और उसके एवज में ये इनसे हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते थे, पैसा चार्ज करते थे। अब पैसे की तो कोई कमी इन राजे रजवाड़ों के पास वैसे ही नहीं थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को ये से पैसे ही कमाते थे, खून जूझते थे, पैसे की कोई कमी थी ही नहीं। और कईयों के खानदान थे ही अमीर, तो पैसे की इनके पास कमी नहीं थी। तो ये ब्रिटिश इंडिया को पैसे देते थे। इनको सबसे बड़ा खतरा ये होता था कि कोई दूसरा राजवाड़ा आके मेरे को भाई साहब लड़ाई नहीं कर ले और मेरे से छीन नहीं ले, मेरे से मेरा एरिया नहीं छीन ले। तो इसी डर के चक्कर में ब्रिटिश इंडिया क्या करती थी, इनकी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती थी। तो इससे ये बहुत सेफ फील करते थे। बोले यार बहुत बढ़िया है यार, इससे बढ़िया स्कीम तो हो ही नहीं सकती। पैसा पटको इनको और भाई साहब अपनी सारी बॉर्डर्स रेस्ट्रिक्टेड। अब हमारे राज में हम राज ही रहेंगे, हमें कभी खतरा ही नहीं है कोई और आके हमारे को लात दे सकता है, हमारे कोई लड़ाई कर सकता है, ठीक है। तो इस फेडरेशन में क्या था, अब इसमें क्या बोला गया कि फेडरेशन बनाओ तो उसमें ब्रिटिश इंडिया भी मौजूद हो, ब्रिटिश प्रोविंसेस जहाँ पे रूल है, जैसे ये 11 प्रोविंसेस की मैंने आपको बात करी, ये साथ ही साथ जो ये प्रिंसली स्टेट है, ये कितनी हुआ करती थी उस टाइम? होती थी 560 के अराउंड ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। जब हमारा भारत देश बन रहा था ना, तो 562 थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस तो कुछ ही इलाके थे, बाकी तो ये राजे रजवाड़े ही थे। और इनको पैसा यही फंडिंग कर रहे थे अंग्रेजों की, यही फंडिंग कर रहे थे अंग्रेजों की, अंग्रेज यहीं से टिके हुए थे। हालांकि ये इनके ऊपर प्रिंसली स्टेट के ऊपर कंपलसरी नहीं था, क्योंकि सीधी सी बात है प्रिंसली स्टेट भी राजा है, राजा को आप जबरदस्ती तो करोगे नहीं। तो उनको ऑफर दिया गया था कि यार यू गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व या इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन फेडरेशन। हालांकि दिस इज नॉट कंपलसरी फॉर यू पीपल, तो नॉट कंपलसरी था फॉर प्रिंसली स्टेट, इसलिए ये कभी भी आया ही नहीं। फेडरेशन नेवर मटेरियलाइज, क्योंकि सीधी सी बात है किसी को अगर ये छूट है कि भैया आप अपना राजवाड़ा बनाए रखो,
तो क्यों छोड़ेगा वो, क्यों एक देश में जाके वहाँ के कानून मानेगा, उसकी फॉलो करेगा। अब आप देश में घुसे तो देश की प्रथाएं माननी पड़ेगी, देश का कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा, देश के कानून मानने पड़ेंगे। नहीं, मैं तो मेरे इलाके में मेरी तरीके से राज करता हूँ, मेरे को सलाम ठोकने वाले 50 लोग हैं, रोज आके साफ साफ कर रहे हैं, आई एम हैप्पी विद इट, मैं नहीं मिलूंगा। तो कभी भी ये मटेरियलाइज नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो मिलना चाहते थे और बाद में जाके इन्होंने इंटीग्रेट किया है हमारे भारत देश में। बहुत सारे, जैसे महाराजा पटियाला थे, ही वॉज दी एपिटोम ऑफ प्रिंसली स्टेट गेटिंग इंड्यूस्ड इनटू द इंडियन फेडरेशन। वो थे जो सिंबल थे कि भैया जिसकी वजह से प्रिंसली स्टेट आई। महाराजा पटियाला ने अंग्रेजों के साथ मिलकर, वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को बाद में ये मनाया कि भैया आप इंडिया में जाके विलय करें, आप एग्रीगेट करें, इंटीग्रेट करें, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हमारे ऊपर कोई राज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे। फिर आगे क्या था, इसके कुछ और फीचर देते हैं। एक्ट डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सेंटर पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ देश था, जो इंडिया था, जो राजा वाइसरॉय का था, मतलब जो देश का वाइसरॉय था, वही कानून बनाता था। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी होगी, प्रोविंसेस को भी बोल दिया कि भैया आप अपने कानून बनाओ, धीरे धीरे माननी पड़ेगी सारी बातें। अबॉलिश डायरची एट प्रोविंसेस, जो डायरची वाला सिस्टम, जो दिक्कत थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट वाली, उसको क्या कर दिया, प्रोविंसेस से हटा दिया। बोले नहीं, वो साइमन कमीशन में ही रिकमेंडेशन आ गया था, तो उसको इन्होंने हटा दिया और इसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई। ये अब हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ ही लिया। गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेचर। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई, गवर्नर को जवाबदेही है। गवर्नर अगर कोई भी काम कर रहा है इन दी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी, क्योंकि गवर्नर तो एग्जीक्यूटिव है, तो इन दी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी इज डूइंग एनीथिंग विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। तो ये जो कहानी बनी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये इस तरीके से बनी, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया। और जो डायरची आपके प्रोविंशियल लेवल से हटाई, इसको सेंट्रल लेवल पे लाने की रिकमेंडेशन हुई कि सेंट्रल लेवल पे अब इसको लाएंगे, कार्य इसके ऊपर किया जाएगा। सो वही सेंट्रल सब्जेक्ट आएगा, उसमें भी दो ही टाइप से डिवाइड करेंगे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व सब्जेक्ट। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। रिजर्व सब्जेक्ट जो पहले थे, तो एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व। ट्रांसफर्ड कौन से, जिसको गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है, उनका भी मत होगा इसमें, और ये जवाबदेही भी होंगे गवर्नर जनरल इस लेजिस्लेटिव को। रिजर्व्ड ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है गवर्नर जनरल की, सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास अधिकार है उस पर कानून बनाने का। दिस इज नॉट ट्रांसफर्ड टू नॉर्मल पीपल। ठीक है, ये क्या है, ये पूरी काउंसिल पे हक है, पूरी लेजिस्लेटिव काउंसिल का हक है, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये करा गया था। साथ ही साथ बाइकैमरलिज्म ले आए गए 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में। बाइकैमरलिज्म आ गया 6, 11 टोटल हो चुकी थी अभी तक प्रोविंसेस, इसमें से 6 में क्या कर दिया गया, 2 हाउस बना दिए गए, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो आज की तारीख में भी हम देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट हमारी यहाँ पे है जहाँ पे डबल हाउसेज हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, हालांकि सब में नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, 6 स्टेट थी, 6 प्रोविंसेस बोल रहे हैं आप, 6 प्रोविंसेस थी जिसमें डबल हाउसेज थे या बाइकैमरलिज्म था, 2 हाउस हुआ करते थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, आउट ऑफ 11। कुछ में थे, कुछ में नहीं थे, तो आज भी ऐसा ही चलता आ रहा है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम गवर्नर जनरल पावर ऑफ वीटो, इसके अलावा क्या, जो वीटो गवर्नर जनरल की थी, इसके अलावा ये वीटो एक्सटेंड कर दी गई क्राउन को भी। तो जो बिल कैंसिल या कोई भी ग्रांट कैंसिल करने की पावर एक गवर्नर जनरल के पास थी, भारत देश के जो गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय थे तब, तो उनके पास थी, वो पावर एक्सटेंड कर दी गई क्राउन को भी। क्राउन भी किसी भी बिल पे वीटो लगा सकता है अपना। इसके अलावा अब कुछ पॉइंट्स आप याद कर लो। फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश। फेडरल रेलवे अथॉरिटी मतलब एक हेड लेवल पे फेडरल लेवल अथॉरिटी बना दी जो कि मैनेज कर रही है आपकी सेंट्रल और स्टेट को, रेलवे को। तो रेलवे स्ट्रक्चर बना दिया गया, एस्टेब्लिश कर दी गई, जहाँ से छुक छुक ट्रेन चालू हुई हमारी। फिर एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर एससीज, विमेन एंड लेबर। कम्युनल इलेक्टोरेट इनका गेम हमेशा से था, ये आपको ध्यान रखना है कि कम्युनल इलेक्टोरेट का फायदा इन्होंने हमेशा उठाया है, क्योंकि हमने खूब सारा मौका दिया है इनको। तो इनको ये पता था कि राज करना है तो तोड़ते जाओ, सेग्रीगेट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ आएगा। एक को तोड़ेंगे, दूसरे को टॉफी खिलाओ, आपका काम होता जाएगा। तो जो कम्युनल इलेक्टोरेट इन्होंने अभी तक मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस इन सबको दे दिया था, उसमें और बढ़ोतरी कर दी इन्होंने। शेड्यूल कास्ट, विमेन और लेबर को भी अब ये कम्युनली बांट रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफपीएससी, पीपीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने लास्ट वाले में पढ़ा था कि 1926 में क्या बनाया गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। तो उसी तरीके से फेडरल तो बनाया ही गया है। फेडरल ये है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो आज की तारीख में यूपीएससी जैसे
देन आपका प्रोविंशियल पीएससी जो कि है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आज की तारीख में, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस को जोड़ के अगर कोई सिविल सर्वेंट्स हायर करने हैं तो दैट इज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इंडिविजुअल हेड का, फेडरल का, प्रोविंसेस का और जॉइंट भी चल रहा था, क्लियर है, जिससे आपके सिविल सर्वेंट्स हायर किए जाते थे। पहले तो सिविल सर्वेंट्स कहाँ से होते थे? पहले तो सिविल सर्वेंट सिर्फ सीओडी से जो परमिशन लेके हेलबरी कॉलेज जो आपके इंग्लैंड में था वहां से बन के आते थे, ओपन नहीं था, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए था। धीरे 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 इंप्रूवमेंट देखो कि आज की तारीख में इट हैज बीन ओपन एंड इट हैज बीन मेड फॉर एट फेडरल लेवल, देन अगेन एट दी प्रोविंशियल लेवल पे भी है और जॉइंट भी आप बना रहे हो। तो दिस इज इवोल्यूशन व्हाट यू गो थ्रू। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आज़ादी आ जाती है, एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, जिसको आज हम हर नोट पे पाए जाते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो आपका मेन कंट्रोलर है ऑफ मनी अगर भारत देश में बात करेंगे दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी इस एक्ट के साथ हुई 1935 के साथ। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है 1935 तक। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब गवर्निंग एक्ट खत्म हो गए ब्रिटिशर्स के, अब गवर्न नहीं कर रहे हो, अब वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाएंगे 1947 में, जहां पे वो आज़ाद करेंगे हमारे विदेश को, हमारे को छूट देंगे कि जाओ भारतीयों, अब आप तुम्हारा वतन तुम्हारे हवाले साथियों। तो बस अब कहानी को हमारा आज़ाद होने वाले हैं, तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर पे जहाँ पे हम आज़ाद होंगे। इसके साथ ही अब आपको कोर्स कोई लेना है हमारा, हमारी ऐप आप विजिट कर सकते हैं, आप डाउनलोड करें और उस पर अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो उस कोर्स को आप खरीद सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोड लगाएंगे DIL15 तो इसको आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कोड में DIL15 ही लिखना है, 15%। आप पॉलिटी का अगर कोर्स लेंगे, DIL15 लगाएंगे, दिल 15 लगाएंगे तो आपको पॉलिटी का कोर्स 15% डिस्काउंट में मिलेगा। साथ ही साथ जो टोटल कोर्स है जनरल अवेयरनेस का, जो जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, बाय रेचा मैम, इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड, उस पर भी ये कोड वैलिड होगा, वहाँ पे भी आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिलेगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर स्टडीज, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी और कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यू कैन बाय दी कोर्स इफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट, अच्छा खासा कंटेंट, चंक ऑफ कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं इफ मनी इज अ कंस्टेंट। अगर मनी कंस्टेंट नहीं है और समय बचाना इज इंपॉर्टेंट तो यू कैन ऑलवेज बाय दी कोर्स, बोथ दी ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही होगा, आप फ्री में भी ज्ञान ले सकते हैं और काफ़ी सफिशिएंट ज्ञान आपको फ्री में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।